हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और आपको पता है कि हम जिस चैप्टर को इस समय रीड कर रहे हैं वो चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमने अब तक ये देख लिया है कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं आकर के किस तरीके से कॉलोनाइज करने की कोशिश की इंडिया को। सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, और फिर जो लंबे टाइम तक रहे वो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। और उसमें से भी ब्रिटिश सम विद ड्यू टू सम रीजंस आई शुड से वो जीत गया। और फिर ब्रिटिश ने आगे के चीज़ों को चलाया अपने लेवल पर। ठीक है, लेकिन कैसे चलाया, क्या क्या चीज़ें उसने की, आज के इस वीडियो में हम आज के सेशन में हम इस चीज़ों को जानने वाले हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें क्या सर? बिल्कुल सर, स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? यहाँ से कि ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडिया सबकॉन्टिनेंट फॉर नियरली 2 सेंचुरीज, लगभग 2 सेंचुरीज तक इंडिया को डोमिनेट किया। किसने? ब्रिटिश ने। फिर लिखा है हाउ डिड दिस हैपन, हुआ कैसे? मैनी बुक्स हैव डिसेक्टेड द मैथड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। वी विल नॉट अटेम्प्ट टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी। हम यहाँ पर एक कंप्लीट स्टोरी की बात नहीं करने जा रहे कि किस तरीके से 200 साल तक किया ऐसा, क्योंकि बहुत सारी किताबों ने इस चीज़ को कोशिश किया है मतलब कंपाइल करने का। बट वी विल फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट ऑफ देयर कॉलोनियल प्रेजेंसी। उनका जो मेन फोकस था ना, है ना, उनका जो मेन फोकस था ऑन द एस्पेक्ट्स, जिन भी एस्पेक्ट्स पर इंडिया में, वो चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। तो पहली बात लिखी है ट्रेडर्स टू रूलर्स। तो सबसे पहले ट्रेडर्स ही बनकर आए थे, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ट्रेडर्स जो बनकर आए थे उस पर देखो। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसफॉर्म इनटू एन इम्पीरियल पावर। कहा कि जिस तरीके से इंडिया को ब्रिटिश ने जीता वो एक रेयर एग्जाम्पल बन गया इंडिया में, इतना मतलब एक तरीके से हिस्ट्री में पूरी एक रिमार्केबल एग्जाम्पल कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने किस तरीके से, एक ट्रेडिंग कंपनी एक पावर के रूप में सामने आई, है ना। जो ट्रेड करने आए थे वो एक पावर बनी। अनलाइक क्लासिक बाकी की और दूसरे हम कॉन्क्वेस्ट की बात करें, ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ इंडिया वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसने लिया। और जो उसका कंट्रोल लेना था वो बहुत धीरे, मतलब ग्रेजुअली था, कैलकुलेटेड था, यानी कि चीज़ों को उन्होंने पहले से कर रखा था कैसे कैसे वो क्या करने वाले हैं। डिस्गाइज्ड एज कमर्शियल एंटरप्राइज रादर देन मिलिट्री इन्वेजन। ठीक है, और उन्होंने एक रूप धारण किया। डिस्गाइज का मतलब हो सकता है उनको धोखा देने की कोशिश करी, है ना, कि वो एक सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंटरप्राइज है, मतलब कि व्यापार करने आए हैं, रादर देन मिलिट्री इन्वेजन, की उन्होंने इसके अलावा कोई, मतलब बजाय इसके कि वो एक मिलिट्री के साथ आक्रमण करते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें से नाम आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका आता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश एज अ ट्रेडिंग कंपनी, वॉज ग्रांटेड टू अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ। एक रॉयल चार्टर दिया गया, ग्रांट किया गया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। विच हैव इट स्पेशल पावर, जिसने इसको कुछ स्पेशल पावर दी, जैसे कि रेज अ प्राइवेट आर्मी, अपनी आर्मी रख सकती है। फॉर इंस्टेंस, एन एग्जाम्पल के लिए, नेवरदलेस इट्स एजेंट्स इनिशियली केप्ट अप प्रेजेंसी ऑफ बीइंग मेयर ट्रेडर्स। काफ़ी सारे से मतलब ट्रेडर्स रहे इसके, ना, विच अलाउड देम, जिन्होंने उनको अलाउ किया कि वो 17th सेंचुरी में स्टेब्लिश फुट होल्ड अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट विद मिनिमल रेसिस्टेंस। मतलब फिर ताकि वो धीरे धीरे चीज़ों को स्टेब्लिश कर पाएँ, और बहुत ही कम उनका जो है लिखा है ना मिनिमल रेसिस्टेंस, यानी कि उस लेवल पर उनका विरोध बहुत कम होगा। सूरत, और कहाँ कहाँ पर इन्होंने किया, जैसे सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाता, अमंग द फर्स्ट। इनमें से कलकत्ता फर्स्ट था। ठीक है। लोकल रूलर्स डिड नॉट माइंड दीज ट्रेडिंग पोस्ट। और जो लोकल रूलर्स थे, है ना, जो वहाँ पर पहले से वो कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उनको इस बात का कुछ बुरा नहीं लगा। एज ए जनरली वेलकम फॉरेन ट्रेड, उन्होंने सामान्य रूप से उस फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को वेलकम किया। ठीक है, बाकी हम बाद में उसको देखेंगे। लिखा है दीज मॉडेस्ट बिगनिंग कंसील्ड द कंपनीज लॉन्ग टर्म एमिशन। और यहाँ से दिखती है किस तरीके से ये जो जर्नी थी वो उनकी एक लंबी जर्नी बदली है। और यहाँ पर एक स्ट्रेटजी की बात हम करने वाले हैं, उसी कंपनी की, उन्हीं लोगों की, जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। ठीक है भैया, यानी बांटो और व्यापार करो, बांटो और राज करो, ऐसा वाला। ठीक है, ठीक है सर। तो वाइल मेंटेनिंग एन अपेयरेंस ऑफ ट्रेडर्स, द कंपनीज एजेंट्स कल्टिवेटेड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद लोकल रूलर्स। जैसे जैसे जो अपनी ट्रेडिंग कंपनी की जो अपेयरेंस है उसको वो स्टेब्लिश कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, वहीं कंपनी के जो दूसरे एजेंट थे वो लोकल लेवल पर जो रूलर्स थे ना,
उनके साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को बेहतर बना रहे थे, क्योंकि यही उनको आगे वहाँ पर कंट्रोल लेने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट टू सम अगेंस्ट दियर राइवल्स। और उनको ये बात, मतलब भाई किसी चीज़, कोई किसी से जुड़ेगा तो किसी पर्पस से जुड़ेगा ना, तो वो लालच दे रहे थे कि उनको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और मिलिट्री सब उस समय मिलिट्री का जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पूरा जो ग्रुप था वो बहुत ही एडवांस था ब्रिटिश के पास, है ना, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी थी, मतलब चीज़ें काफ़ी बेहतर थी। तो यही सपोर्ट देने की कोशिश, और इसी लालच में लोग उनके साथ जुड़ भी रहे थे। दस inserting themselves into Indian political conflict and emerging as power broker rather than foreign invaders। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो इन्वेडर से ज़्यादा, है ना, उन्होंने पावर को तोड़ा, पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, किससे? लोगों को अपने छोटी छोटी चीज़ों में फंसा करके, है ना, जैसा इन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की बात करी। दे वुड ऑल्सो प्ले ऑन rivalries बिटवीन रीजनल रूलर और सक्सेशन डिस्प्यूट्स विद इन रूलिंग हाउसेस। उसके बाद जो भी विरोध उठ रहे थे उनके बीच भी उन्होंने अपने जो है रीजनल रूलर्स, या फिर उसके बाद जो सक्सेशंस थे, यानी उसके बाद जो रूलर्स थे, डिस्प्यूट्स विद इन रूलिंग हाउसेस, उनको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना, सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इससे उनको क्या हो रहा था, बेनिफिट होने वाला था। और ये था डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो। ठीक है, द ब्रिटिश वर्क इक्वली स्किल्ड एट एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन विद इन इंडियन सोसाइटी। और जो ब्रिटिश थे वो एकदम बराबरी से तैयार थे, उनको आता इस चीज़ के स्किल थी उनके पास एट एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन्स, जिस तरीके से लोगों में डिवीज़न हो रहा था, जिस तरीके से जो जो भी डिवीज़न हुआ, जो भी टुकड़े हुए, उसको एक्सप्लॉइट करने की विद इन इंडियन सोसाइटी। दे आइडेंटिफाइड दैट ऑफन इनकरेज टेंशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ फॉर इंस्टेंस। और जैसे कि उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एग्जाम्पल के लिए जो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि धार्मिक जो समुदाय हैं, उनके बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। इसमें से एक बैटल हमें देखने को मिला, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। ठीक है, एग्जाम्पलीफाइज दिस अप्रोच, और इस अप्रोच को क्लियरली लिखा था। व्हेन टेंशन अरोज बिटवीन सिराजुद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, ये टेंशन बीच में आया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऑफिशियल, उसमें जो मतलब वो था लीडर उनका, मतलब जो वॉयसराय, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इस चीज़ को देखा, ठीक है, और क्या किया, डिसग्रंटल्ड एलिमेंट विद इन द नवाब्स कोर्ट। ठीक है, द लेटर आइडेंटिफाइड, मतलब जो बाद वाला था उसने उसको एक कह सकते हैं एक एलिमेंट, मतलब एक ऐसी चीज़ के रूप में दिखाया ना नवाब के कोर्ट में। क्लाइव हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी विद मीर जाफर। अब क्लाइव ने क्या किया, मतलब अब मीर जाफर के साथ चीज़ें हुई कैसे। द नवाब्स मिलिट्री कमांडर, मीर जाफर कौन था, जो नवाब थे यहाँ कोर्ट के, ये जो बंगाल के नवाब थे उनका था वो मिलिट्री कमांडर। प्रॉमिसिंग टू इंस्टॉल हिम एज अ न्यू नवाब। अब उन्होंने उसको उस कंस्पिरेसी, उस जाल में फंसाया कि हम तुमको यहीं का नवाब बना देंगे। कहाँ का, बंगाल का नवाब उस तुम्हें बना देंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो बोलना है हम वो करना है। क्या करना है, एज द न्यू नवाब इन एक्सचेंज फॉर हिज बेट्रियल। अगर जो भी धोखेबाजी वो करने वाला है अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ, उसके बदले में उसको वहाँ का नवाब बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। द बैटल टुक प्लेस एज पलाशी। पलाशी की जगह पर ये बैटल हुआ। सम 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे कोलकाता। कोलकाता के प्रेजेंट में है आज वो 150 किलोमीटर दूर पर। सम फ्रेंच फोर्सेस असिस्टेड द नवाब। और नवाब को कुछ फ्रेंच फोर्सेस ने असिस्ट किया। बट मीर जाफर्स फोर्सेस, लेकिन जो मीर जाफर की फोर्स थी, कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ नवाब्स आर्मी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवाब की आर्मी के थे। ठीक है, स्टूड असाइड, एक साइड खड़े थे, इंश्योरिंग अ ब्रिटिश विक्ट्री डिस्पाइट दियर स्मॉलर नंबर। और जो कि एकदम ब्रिटिश की विक्ट्री को अश्योर कर रहे थे, जबकि वो नंबर में कम थे, संख्या में कम थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी मीर जाफर इन इंडियन रिमेन अ सिनोनिम फॉर ट्रेटर। इंडियन मतलब इन इंडियन रिमेन्स इन इंडिया रिमेन्स अ सिनोनिम। ट्रेटर का एक सिनोनिम माना जाता है मीर जाफर को, कि जो गद्दारी उसने की देश के साथ। बाय पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ किंग मेकर, द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज। तो अब क्या कर रही थी, किंग मेकर, यानी कि ये कंपनी ने अपने आप को इस लेवल पर इस्टेब्लिश कर लिया कि ये क्या करती है, ये लोगों को राजा बनाती है ना। तो धीरे धीरे क्या कर रही थी, बड़ी बड़ी टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल लेना वो स्टार्ट कर रही थी। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की मैं बात करूँ, इट वेंट अ स्टेप फर्दर एंड इंट्रोड्यूस द इनफेमस, एक और स्टेप इन्होंने लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से एक नई चीज़ इन्होंने दी। और जिसके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू विच एनी प्रिंसली स्टेट वुड बी एनेक्स्ड
कोई भी ऐसा स्टेट उसको एनेक्स यानी कि कब्जे में ले लिया जाएगा इफ़ इट्स रूलर डाइड, अगर इसका राजा मर जाता है, ठीक है, विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर, अगर उसके पीछे अगर कोई मतलब राजा मर गया और उसका कोई बेटा नहीं है तो उसको वो अपने कब्जे में ले लेंगे. दिस डिलिबरेटली डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन, ठीक है, विच वॉज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ सक्सेशन इन इंडियन रॉयल हाउसेस, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा अस्वीकार किया गया कि ये तो चीज़ें ठीक नहीं है ना, रिगार्डेड मतलब हिंदू ट्रेडिशन के तो बिल्कुल, जो हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अडॉप्शन वाली बात थी वो तो एकदम उसके अगेंस्ट में था, ठीक है. द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स लीड टू एनेक्सेशन ऑफ न्यूमरस स्टेट्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स था, ठीक है, इसने बहुत सारे राज्यों का मतलब असंख्य राज्यों का है ना, न्यूमरस स्टेट्स मतलब गिन नहीं सकते उतनों को उसने क्या किया, उस पर कब्जा किया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरियल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, और धीरे धीरे इस एक्सपेंशन को बढ़ाता चला गया. दिस क्रिएटेड मच रिजेंटमेंट इन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन 1857 रिबेलियन, ठीक है, जो हम इसको बाद में पढ़ेंगे. मतलब कहने का मतलब कि ये धीरे धीरे इतना गुस्सा घर कर गई, लोगों के मन में इतना गुस्सा आ गया कि जो हमें सीधे सीधे 1857 का जो फर्स्ट इंडियन मूवमेंट था उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना. Subsidiary alliance was to install a British resident in the court of Indian ruler to protect them against internal external threat. In exchange, they would have to maintain British troops at their own expense and conduct foreign relation only through the British. कहा कि दूसरा जो उन्होंने चीज़ों को करने की कंट्रोल कोशिश की वो था कि जो सब्सिडियरी अलाइंस मतलब जो भी कोर्ट हुआ करते थे उन कोर्ट्स में इंडियन रूलर्स के साथ इंडियन रूलर से प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो चाहे वो एक्सटर्नल कोई इशू हो या फिर कोई इंटरनल इशू हो, उससे एक्सचेंज करने के लिए, उससे बचने के लिए वहाँ पर ब्रिटिश को भी रखा जाता था, है ना. एंड इन एक्सचेंज, और इसके बदले में क्या करते, दे वुड हैव टू मेंटेन, उनको क्या करना होता था, ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन एक्सपेंस, ब्रिटिश की जो आर्मी थी ना उसको अपने खर्चे पर मेंटेन करना होता था, ठीक है, और फॉरेन रिलेशन कंडक्ट करने होते थे लेकिन ब्रिटिश के द्वारा. ये चीज़ें उन्होंने करना शुरू करी. वाइल अपेयरिंग टू प्रिजर्व द सवराइनिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट, यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से दिख रहा था कि वो अपनी सवराइनिटी का मतलब होता है बच्चों पावर को कंट्रोल करना, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल, वो करना शुरू कर रहे थे इन प्रिंसली स्टेट में. द सिस्टम इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड रियल पावर टू द ब्रिटिश, और ये सिस्टम, ये जो तरीका था उनका, वो कहीं ना कहीं रियल पावर में कन्वर्ट हो रहा था ब्रिटिश को, वाइल बर्डनिंग इंडियन रूलर विद द कॉस्ट ऑफ देयर ओन सब्जुगेशन. और ये इंडियन रूलर्स के लिए था, उनके खुद ऐसा लग रहा था ना खुद को कैद कर दिया गया, लिखा है ना, विद द कॉस्ट ऑफ देयर ओन सब्जुगेशन. द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज अमंग द फर्स्ट टू एंटर सच एन अलाइंस, इस तरह का अलाइंस में जो पहली बार कोई फंस गया, जिसने मतलब जिसने अपने आप को हाँ बोला कि हाँ ठीक है सब्सिडी अलाइंस को वो एक्सेप्ट करेगा, और जो भी चीज़ें ऊपर शर्त हैं कि वो मिलिट्री ट्रूप्स को मेंटेन करेगा, अगर उसको कोई रिलेशन बनाने हैं किसी दूसरे राज्य से, है ना, कोई भी, तो वो भी ब्रिटिश के थ्रू होगा. ये सब चीज़ों को जिसने माना वो थे हैदराबाद के 1798 में. सेवरल अदर सून फॉलो, धीरे धीरे और लोगों ने भी इसको फॉलो किया. दीज सो कॉल्ड अलाइंस अलाउड द ब्रिटिश टू कंट्रोल वास्ट टेरिटरी विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रूल. कहा कि इस चीज़ ने उसको अलाउ कर दिया कि वो बिना किसी डायरेक्ट रूल के टेरिटरी को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के उसको डायरेक्टली रूल कर सकता है, कहने का मतलब, और बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरी, बहुत बड़े बड़े जगहों को. क्रिएटिंग व्हाट वाज कॉल्ड एन एम्पायर ऑफ द चीप, ऑन द चीप, मतलब बहुत ही सस्ते में उसको डील मिल जाना, कहने वाली बात हम कह सकते हैं इसको. वंस अ स्टेट एंटर द सिस्टम, जैसे ही कोई स्टेट इस सिस्टम में इस प्रक्रिया में एंटर करता है या फिर एक्सेप्ट करता है उसको, एग्जिटिंग इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल, और फिर इससे निकलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन था, अगर किसी ने एक बार भी इसको यस बोल दिया, कह सकते हैं. एज एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री वुड हैव ओवरवेलमिंग ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स, ठीक है, एज एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक, अगर उन्होंने कोई भी किया तोड़ा उसको, तो वुड फेस ओवरवेलमिंग ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स, फिर उनको मिलिट्री रिस्पॉन्स फेस करना पड़ेगा. अब ये जो पैराडाइज था वो कैसे हेल यानी कि एक बुरी जगह में, एक नर्क में बदल गया, है ना, क्या चीज़ें हुई वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. चिल्ड्रन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन.